हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के लर्निंग एंड टीचिंग में। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है लर्निंग, इसकी टाइप्स और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अधिगम को या लर्निंग को या क्लासरूम लर्निंग को स्पेशली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वरना लर्निंग तो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो यार। चलो, तो लर्निंग बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसकी एक डेफिनेशन दे पाना या कोई फिक्स डेफिनेशन दे पाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो जितने भी ऑथर्स हैं, जितनी भी डिक्शनरीज हैं, सभी की डेफिनेशंस अलग अलग हैं, और वही हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैरियम वेबस्टर क्या कहती हैं, जो कि यूएस में एज ए रेफरेंस यूज होती है डिक्शनरी। तो ये क्या कहती है कि द एक्टिविटी और द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल, कि ये क्या है, एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज या स्किल को गेन करते हैं पढ़ के, स्टडी करके, उसको प्रैक्टिस करके, बीइंग टॉट, या हमें कोई पढ़ाता है, या उसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, नॉलेज को गेन करना या स्किल्स को या कौशल को गेन करना या उसे पाना। ठीक है, ये है लर्निंग। लर्निंग को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एक्वायरिंग या एडिशन, मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन एक्सेट्रा। किन चीज़ों में ये सभी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे पहले से सीखे बिहेवियर हैं, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारे पहले से नॉलेज है, जो भी हमारे वैल्यूज हैं, एटीट्यूड हैं, बिलीफ हैं, उन सभी में हम टाइम के साथ क्या क्या करते रहते हैं। कोई नई चीज़ सीखते हैं तो एक्वायर करते हैं, एडिशन करते हैं उसका। जो भी पुरानी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, उसको चेंज करते हैं कि भाई पुरानी नॉलेज थोड़ी कम थी, इसमें नई चीज़ें ऐड कर लो, या उसको मॉडिफाई कर लो कि ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। ठीक है, तो जो भी हमारे पहले से सीखे हुए बिहेवियर है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, जो भी वैल्यू है, मूल्य है, हमारा नज़रिया है, उन सभी में हम टाइम के साथ चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, और उन्हें अल्टरनेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी लर्निंग है। चलो, एकेडमिक लर्निंग बेसिकली क्या है, तो एकेडमिक लर्निंग वो सभी तरह की लर्निंग है जो कि क्लासरूम में हो रही है। और बेसिकली हम क्लासरूम में या एकेडमिक या स्कॉलेस्टिक लर्निंग क्यों करें, ताकि जो भी हमारी अचीवमेंट है एकेडमिक्स में वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, हम पढ़ सकें, हमारे मार्क्स अच्छे आ सके, हमारा रिजल्ट अच्छा आ सके, और हम कहीं जाके जॉब हासिल कर सकें। तो एकेडमिक लर्निंग का पर्पस ये है। और जो भी क्लासरूम में मोस्टली एक्टिविटीज होती हैं, उनका पर्पस क्या होता है, लर्निंग एक्टिविटी ही होती है, जिससे अधिगम करवाया जाता है बच्चों का। ठीक है, या लर्निंग को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो मोस्टली जो एक्टिविटी होती है क्लासरूम में, वो बेसिकली क्या है, लर्निंग एक्टिविटी है, जिसके कारण बच्चा कुछ सीखता है। चलो, देन डेफिनेशंस क्या क्या दी हैं लर्निंग की अलग अलग ऑथर्स ने। तो पीटर सी ब्राउन, हेनरी एल रॉडिगर, मार्क ए मैकडडेल क्या कहते हैं कि एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स एंड हैविंग देम रेडली अवेलेबल फ्रॉम मेमोरी सो यू कैन मेक सेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटी। ये क्या है, नॉलेज को एक्वायर करना, उसे हासिल करना, और स्किल्स को हासिल करना, ताकि वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाएं, और हमें जब भी उसकी ज़रूरत हो फ्यूचर में, या किसी भी अपॉर्चुनिटी पे, किसी भी मौके पे, हम उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो ये है इनके अकॉर्डिंग लर्निंग की डेफिनेशन। देन है रथ सी क्लार्क, रिचर्ड ई मेयर। ये क्या कहते हैं कि लर्निंग इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग करेक्ट रिस्पॉन्स एंड वीकनिंग इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। जैसा कि थॉर्नडाइक भी कहते थे ना कि हम टाइम के साथ पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो वही बात ये भी कहते हैं कि टाइम के साथ जो भी करेक्ट रिस्पॉन्स है पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, उसको हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, और जो इनकरेक्ट है उसको वीकन करते हैं या टाइम के साथ करना छोड़ देते हैं। लर्निंग क्या है, लर्निंग इन्वॉल्व्स एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू योर मेमोरी। जो भी हमारी याददाश्त है, जो भी हमारी मेमोरी है, उसमें नई इन्फॉर्मेशन हम एड ऑन करते रहते हैं। ठीक है, लर्निंग इन्वॉल्व्स मेकिंग सेंस ऑफ द प्रेजेंटेड मटेरियल बाय अटेंडिंग टू रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मेंटली रीऑर्गेनाइजिंग इट एंड कनेक्टिंग इट विद व्हाट यू ऑलरेडी नो। लर्निंग और क्या है कि जो भी हमारे मन में ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है, जो भी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसको हम फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ, उसको कनेक्ट करते हैं, उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से
समझ के उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टोर करते हैं अपने दिमाग में। तो ये भी नॉलेज है, इसको चाहो तो आप अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हो लर्निंग के अंदर, ये कहा था इन्होंने। ठीक है, चलो अब कितने तरह की लर्निंग होती है? कॉग्निटिव लर्निंग, साइकोमोटर लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग, डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, कॉन्कॉमिटेंट लर्निंग, ये होती है अनकॉन्शियस लर्निंग। चलो देन, कॉग्निटिव लर्निंग बेसिकली क्या है? संज्ञानात्मक शिक्षा कॉग्निटिव स्किल के बेस पे है, जो कि हमारे माइंड से रिलेट करती है, हमारी कॉग्निटिव स्किल से रिलेट करती है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं और रिकॉल करते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है। इसको इंटेलेक्चुअल लर्निंग भी कहते हैं या बौद्धिक अधिगम भी कहते हैं, क्योंकि ये रिलेट करता है हमारे माइंड से कि किस तरह से हम चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं और उसको रिकॉल करेंगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। रिकॉल करना मतलब जो भी हमने सीखा है उसको यूज करना पर्टिकुलर सिचुएशन पे। ठीक है, और लर्निंग को किसी भी तरह की लर्निंग नहीं हो सकती अगर हमारी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी नहीं है, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा नहीं है, हमारी IQ इतनी अच्छी नहीं है। सभी तरह की लर्निंग के लिए कॉग्निटिव स्किल होना इज बेसिक क्राइटेरिया। अगर हमारे में माइंड इतने अच्छे से काम नहीं करता हमारा, तो हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और कॉग्निटिव स्किल्स क्या है? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दुनिया भर की रिसर्च होती रहती है कि किस तरह से हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, कैसे समझते हैं, इस पे हमेशा काम चलता रहेगा, क्योंकि ब्रेन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और उसमें किस तरह से चीज़ें स्टोर होती हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चलो देन आते हैं साइकोमोटर लर्निंग या एक्शन लर्निंग। ठीक है, तो सिंपली क्या है? इसमें हम एक्शन करना सीखते हैं, कोई काम करना सीखते हैं। इस तरह की लर्निंग में क्या है? हमारी फिजियोलॉजी, हमारा भौतिक शरीर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं? हम दूसरों को देखते हैं, है ना, चीज़ों को रिपीट करते हैं, उनको रिफाइन करते हैं और फाइनली कोई चीज़ हम करना सीख लेते हैं, है ना। जिसने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी है उसमें ये बहुत अच्छे से समझा रखा है। सपोज करो राइडिंग ए बाइसाइकिल क्या है? साइकोमोटर लर्निंग है। स्विमिंग भी क्या है? साइकोमोटर लर्निंग है, जिसमें हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं। प्लेइंग एनी गेम्स या कोई भी काम करना, सपोज मैं पेंसिल हिला रहा हूँ, ऐसे ये भी क्या है? साइकोमोटर लर्निंग ही है, जो कि मैंने टाइम के साथ सीखी है। इस लर्निंग में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। तो जब हम इन चीज़ों को टाइम के साथ करते रहते हैं तो हमारी मसल मेमोरी बन जाती है। सपोज करो कोई पत्थर आता है तो हम अपने आप यहाँ से जंप कर जाते हैं बिना सोचे समझे भी। तो क्लासरूम में ये कब काम आती है? कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखने के लिए, है ना, कि किस तरह से केमिकल्स को मिक्स करना है, किस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट रन करना है। तो ये सभी स्किल्स क्या है? क्लासरूम में साइकोमोटर डोमेन के अंदर आती हैं या लर्निंग के अंदर आती हैं। देन है अफेक्टिव लर्निंग, जो जिसको कहते हैं भावनात्मक या भावात्मक। इसमें क्या है? इमोशंस एंड फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हम ये वैल्यू करते हैं कि जो भी हमने सीखा है, हमारे लाइक्स या डिसलाइक क्या है लर्निंग में, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए। ये किसके अंदर आता है? ये आता है अफेक्टिव लर्निंग। इसको याद रखना, इमोशन से और फीलिंग से, कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, करें या ना करें, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें क्या है? हमारे इमोशंस या फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं और इस तरह की लर्निंग आती है अफेक्टिव लर्निंग के अंदर, है ना। इस तरह की लर्निंग में क्या होता है? हम चीज़ों को रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वैल्यू करते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, फिर से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, संयोजन करते हैं। जब ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती हैं तब हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि कहाँ पे कोई चीज़ यूज होनी चाहिए, कहाँ पे कोई चीज़ यूज नहीं होनी चाहिए। मतलब हम उन चीज़ों को इंटरलाइज कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर कि भाई पर्टिकुलर सिचुएशन पे पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, चलो देन आते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। तो ये किसने दिया था? रॉबर्ट एम गैग्ने ने। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या दी थी? हायरार्किकल क्लासिफिकेशन दी थी, रैंक दी थी, जिसमें 8 रैंक है। हम अलग से इसको पढ़ेंगे कभी। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग को 5th लेवल पे रखा कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले। इन्होंने कहा कि जब भी हमें किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेम प्रोसेस सभी तरह के लर्निंग पे बहुत ही ज़्यादा अप्लीकेबल है। सपोज आपको लर्निंग पता है, टीचिंग पता है अलग अलग, तो हम दोनों चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नाम में ये डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, चीज़ों को अलग अलग करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
तो इस तरह की लर्निंग भी बहुत ही ज़रूरी है क्लासरूम में, ताकि बच्चे चीज़ों को कंपेयर करने या कॉन्सेप्ट मेकिंग में और ज़्यादा आसानी हो जाए। चलो देन आते हैं कॉन्कॉमिटेंट और कोलेटरल लर्निंग, जिसको कहते हैं सहगामी या सहवृत्ति लर्निंग। तो ये क्या है, हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है एनवायरनमेंट से सीखना। कई बार हम एक्टिवली नहीं सीखते रहते हैं, है ना, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली भी हम एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारे सोशल बैकग्राउंड में या सोशल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं, और इन चीज़ों को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इम्बाइब कर लेते हैं या अवशोषित कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे कि एटीट्यूड सीखना, वैल्यू सीखना, लाइक्स एंड डिसलाइक सीखना, ये हमें अपने आप हमारे एनवायरनमेंट से आ जाता है। जैसे फैमिली में कोई भी चीज़ हो रही है तो उन चीज़ों को हम अपने आप अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अगर सोसाइटी ऑनेस्ट है, लॉयल है, सपोर्टिव है, तो हम भी इसी तरह के बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे माइंड में जाती रहेंगी अगर हम एक्टिवली इन्वॉल्व ना भी हों उसमें। क्यों? क्योंकि हम देखते रहेंगे, तो ये चीज़ें अनकॉन्शियसली भी हमारे माइंड में स्टोर होती रहती हैं। इस तरह की लर्निंग को कहते हैं कॉन्कॉमिटेंट कोलेटरल लर्निंग। अब यहाँ पे क्लासरूम का क्या रोल आता है? क्लासरूम का रोल ये आता है कि जो भी सोशल एनवायरनमेंट है, टीचर्स हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ या किसी स्टाफ के साथ, और किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल पड़ता है बच्चों पे। ठीक है, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा वैसे ही बच्चे होंगे, जैसे दूसरे बच्चे होंगे, मतलब जैसा एनवायरनमेंट होगा वो पर्टिकुलर बच्चे की कोलेटरल लर्निंग पे भी अफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इसलिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे की लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं, मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, कम्युनिकेशन है, इमोशंस हैं, इंटेलिजेंस है। चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है? बेसिकली सोशो कल्चरल बैकग्राउंड है हमारा, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये सभी हमारी लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सोशो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है? जैसा कि वैगट्स्की ने कहा था ना कि लर्निंग के लिए स्कैफोल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी ही हमारी नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस करती है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोसाइटी सपोर्टिव नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, मोटिवेटिंग नहीं है, तो लर्निंग डिस्टर्ब्ड हो सकती है। फिजिकल एनवायरनमेंट में और क्या होता है? सपोज करो डेस्क, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचिंग एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो सभी चीज़ें जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट हैं, अगर उन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज किया जाता है तो लर्निंग बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। ठीक है, चलो देन आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या है? हमारी हेल्थ, हमारी फिजियोलॉजी, हमारी भौतिक शरीर, तो ये भी लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम थके रहते हैं तब भी लर्निंग डिस्टर्ब होती है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम हर एक तरह की क्लास एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सभी में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो लर्निंग अपने आप हो जाएगी। अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहोगे तब भी आपके मन में वो चीज़ें जाती रहेंगी, माइंड में वो चीज़ें जाती रहेंगी। तो इसलिए शरीर से हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होता ना कई बार इलनेस होती है, कोई एक्यूट होती है तुरंत हो गई, या क्रॉनिक बहुत लंबे टाइम से, कोई छोटी मोटी इंजरी है, स्मॉल वाउंड है, स्कूल नहीं जा पाते इन सभी के कारण, और लर्निंग हमारी हैम्पर हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरप्ट करती है हमारी लर्निंग प्रोसेस को। तो इसलिए शरीर से अच्छा होना भी क्या है? एक तरह से फैक्टर है जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी में कुछ ना कुछ मोटिवेशन है, तभी तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर मोटिवेशन नहीं होता, हमारा कोई भी गोल नहीं होता, कोई भी एक्सपेक्टेंसी नहीं होती, या कोई ड्राइव नहीं होती, कोई मोटिव नहीं होता लर्निंग के पीछे, या किसी भी तरह का रीइंफोर्समेंट नहीं होता, तो हम लर्निंग नहीं करते हैं। हमारे अंदर सभी में कुछ ना कुछ इनमें से एक चीज़ है जिसके कारण हम लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को एनकरेज करना, टाइम टू टाइम बच्चों को प्रोत्साहित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई रिवॉर्ड हो, कोई गोल सेट कर दो उनके आगे, या कोई इंसेंटिव दे दो, या वर्बली उन्हें कह दो कि भाई वेल डन, एक्सीलेंट वर्क। तो ये सभी क्या करते हैं? मोटिवेशन की तरह काम करते हैं, और ये टाइम टू टाइम देना बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी हैं क्योंकि ये लर्निंग को एनहेंस करते हैं। अगर किसी में मोटिवेशन नहीं है या किसी में कम है तो लर्निंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी चीज़ मोटिवेट नहीं करे, उनके अंदर कोई भी मोटिव नहीं है, ड्राइव नहीं है, कोई भी गोल नहीं है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। कहावत है ना कि आप घोड़े को कुएं तक ले जा सकते हो लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते हो जब तक उसे प्यास न लगी हो। तो बच्चों के अंदर एक प्यास होना या एक मोटिव होना, ड्राइव होना, गोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देन आते हैं इंटरेस्ट। तो ये डिपेंड करता है एडवर्ड थॉर्नडाइक की थ्योरी पे। उन्होंने कहा था कि जितना ज़्यादा बच्चा इंटरेस्टेड होगा, जितना ज़्यादा बच्चा क्यूरियस होगा, उसके लिए लर्निंग बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगी, क्विक होगी और ईजी होगी। आप खुद सोचो, आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट रहता है तो वो चीज़ें आपको जल्दी आती हैं। वही चीज़ कहते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक, उसी पे बेस है ये लर्निंग का फैक्टर। अगर हमें किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, किसी यूनिट में इंटरेस्ट नहीं है तो हमारे लिए चीज़ बोरिंग हो जाती है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट होता है वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। चलो, अब कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, टीचर बच्चों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है, तो आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियंस कम्युनिकेट नहीं होंगी। जो भी टीचर्स के आइडिया, थॉट, ओपिनियंस है वो बच्चों तक नहीं जा पाएंगे, है ना। टीचर टू चिल्ड्रन नहीं जा पाएंगे तो लर्निंग कहाँ से होगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, अपनी बातों को अच्छे से रखना, टाइम पे रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन में लैंग्वेज स्किल्स का बहुत ज़्यादा रोल है। सपोज करो कम्युनिकेशन, अगर बच्चों को ये वर्ड नहीं पता तो आप कह सकते हो कन्वर्सेशन, डिस्कशन। तो अलग अलग सिनोनिम्स पता होना, अलग अलग पर्यायवाची शब्द पता होना, एक वर्ड के अलग अलग पर्सपेक्टिव पता होना, ताकि आप एक टीचर अपने थॉट प्रोसेस को या जो भी उसके आइडियाज हैं वो स्टूडेंट के सामने रख पाए, अलग अलग पर्सपेक्टिव से बच्चों को समझा पाए, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए ताकि बच्चों की लर्निंग और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, मतलब आप बातें ऐसे गोल मोल करके रख दोगे तो बच्चों को नहीं समझ आएगी। बच्चों को अगर सब कुछ क्लियर बता दोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा और लर्निंग बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। चलो देन आते हैं इमोशंस पे, भावनाओं पे। तो अगर हम एंग्री हैं, सैड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा लर्निंग को अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, और वही अगर हम अच्छे से मज़े से पढ़ रहे हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस हो जाती हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें जब होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड अच्छे से इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस नहीं कर पाता है और लर्निंग कहीं ना कहीं डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों की इमोशनल हेल्थ को भी ध्यान में रखना या इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लर्निंग अच्छे से हो सके। चलो देन आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव लेवल लर्नर का बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि लर्निंग कैसी होगी। अगर इंटेलेक्चुअली बच्चा उतना अच्छा नहीं है, बच्चे का IQ उतना अच्छा नहीं है, तो लर्निंग उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होगी, उससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं लर्निंग में और सभी तरह के फैक्टर्स में भी। ठीक है, जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े उनमें इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, सपोज ये सेम एज के बच्चे हैं, है ना, लेकिन सभी का IQ सेम नहीं होगा। सभी एक इंस्ट्रक्शन को, एक इन्फॉर्मेशन को सेम तरीके से नहीं समझेंगे, क्योंकि सभी का IQ डिफरेंट है, सभी की सोचने समझने की क्षमता अलग है। ठीक है, अगर बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है तो तब भी लर्निंग हैम्पर होती है, ये हमें पता ही है। बीएड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसीलिए जो IQ है, इंटेलिजेंस कोसेंट है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल टॉपिक था। आई होप आपको मदद मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।